तो क्वेश्चन पढ़ना है, इस क्वेश्चन को पढ़ के फिर अटेम्प्ट करना है और अटेम्प्ट करके आंसर मुझे बताना है क्या होगा। देखो क्या बोल रहा है इसमें, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये। A hollow pendulum bob filled with water has small hole at the bottom। ठीक है, तो एक पेंडुलम बॉब है और इसके यहाँ पे बॉटम में यहाँ पे एक होल है। ठीक है, ठीक है, बॉटम थ्रू विच स्मॉल होल एट द बॉटम थ्रू विच वाटर एस्केप्स एट ए कांस्टेंट रेट। इसके थ्रू पानी बाहर की तरफ निकल रहा है, इसमें पूरा पानी भरा हुआ है और पानी बाहर की तरफ निकल रहा है। Which of the following statement describes the variation of the time period t of the pendulum as the water flows out? तो time period t is equal to 2 pi root under L upon G। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड ये होता है, सबको पता है ये, है ना। सो टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम time period of a simple pendulum t is equal to 2 pi root under L by G। अब ये जो हमारा, अब देखो जी तो वेरी करेगा नहीं, जी तो कांस्टेंट है, बच गया एल, तो टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एल, राइट। अब हम लोग इसको यूज करेंगे, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एल। अब ये होता क्या है कि देखो इसमें वाटर कम होता जा रहा है। मान लो वाटर यहाँ पे आ गया, पहले इसका जो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे था, तो ये जो लेंथ एल होता है वो क्या होता है, यहाँ इस पॉइंट जहां से हैंग कर रहा है वहां से लेके सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉब। सेंटर ऑफ मास जैसे जैसे पानी नीचे की तरफ आएगा, सेंटर ऑफ मास क्या होगा, नीचे की तरफ शिफ्ट करेगा, करेगा ना नीचे की तरफ शिफ्ट। yes, नीचे आता जाएगा, मतलब इसमें से खाली होता जाएगा, ये नीचे शिफ्ट करेगा, तो एल क्या होगा, पहले इंक्रीज करेगा, एल इंक्रीजेस, और जब ये इसके नीचे आना शुरू होगा पानी, मतलब इस लेवल पे पानी आ गया, तो उसके बाद फिर से वापस एल जो है, मतलब बेसिकली क्या है, एल धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। जब पूरा पानी खाली हो जाएगा, मतलब ये एम्प्टी बॉब बन जाएगा, इसमें से पानी पूरा निकल गया, तो इसका सेंटर ऑफ मास फिर से यहीं पे पहुंच जाएगा, पहुंच जाएगा ना।
पहले L नीचे के तरफ शिफ्ट करेगा, मतलब सेंटर ऑफ मास नीचे के तरफ शिफ्ट करेगा. सो एज द वाटर comes out of the bob, the center of mass shifts downwards, right? So center of mass shifts downwards, and hence L increases. Okay. Ab, when the whole water, so when the whole water comes out of the pendulum, the center of mass again goes back to its original position, and L again decreases. तो मतलब L first increases then decreases. तो T भी क्या होगा? First increases time period, and this implies T also first increases and then decreases. था ना अच्छा क्वेश्चन, दिमाग लगाने वाला? हाँ सर. चलो इसको लिख लो पहले फटाफट. हो गया सर. लिख लिया. नेक्स्ट कीजिए. सर ऑप्शन ए. हाँ, ऑप्शन ए है करेक्ट आंसर. देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे. A block of mass m rests on a rough horizontal table. A steadily increasing horizontal force is applied such that the block starts to slide on the table without toppling. The force is continued even after sliding has started, assuming that the coefficient of static and kinetic friction between the table and the block to be equal. The correct representation of the variation of the frictional force exerted by the table on the block with time t is given by. देखो फ्रिक्शन फोर्स हम लोग को पता है कि सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है. फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स. ठीक है. तो बिकॉज फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, तो इसका मतलब पहले जब
कोई एक्सटर्नल फोर्स पे डिपेंड करता है, तुम एक्सटर्नल फोर्स जब जीरो होगा तो फ्रिक्शन भी जीरो होगा, जैसे जैसे एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाएंगे फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ता जाएगा, राइट? तो एक्सटर्नल फोर्स पे डायरेक्टली डिपेंडेंट है, टाइम के साथ एक्सटर्नल फोर्स इंक्रीज करता जा रहा है, क्या बोल रहा है, स्टेडिली इंक्रीजिंग हॉरिजॉन्टल फोर्स। तो टाइम के साथ जो है स्टेडिली इंक्रीज कर रहा है हॉरिजॉन्टल फोर्स, तो स्टेडिली तुम्हारा फ्रिक्शन फोर्स भी टाइम के साथ इंक्रीज करेगा। उसके बाद जब ये लिमिटिंग फ्रिक्शन पे पहुंच जाएगा तो लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद ये फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, मतलब ऑब्जेक्ट मूव करने लगेगा तो उसके बाद फ्रिक्शन कांस्टेंट हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगा। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन तक जो स्टैटिक फ्रिक्शन है सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, ठीक है। सो स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। तो वो जो है तब तक बढ़ेगा जब तक ये वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन तक नहीं पहुंच जाए, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन increases with time, right? So static friction increases with time and kinetic friction is constant with respect to time. तो अब हमें पता है जब मूव करने लगेगा तो कांस्टेंट हो जाएगा, उसके पहले ये इंक्रीज कर रहा होगा। तो ये वाला जो ऑप्शन ए है, दिस डिपिक्ट्स द ग्राफ। सो ग्राफ इन ऑप्शन ए depicts the scenario. क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। So a soldier with a machine gun falling from an airplane gets detached from his parachute. He is able to resist the downward acceleration if he shoots 40 bullets a second at a speed of 500 meters per second. If the weight of a bullet is 49 gram, what is the weight of the man with the gun? मान लीजिए weight of the man with the gun मास m है, मैन विद द गन, ठीक है। ये नीचे गिर रहा है, किस फोर्स से वो नीचे गिरेगा, ये आदमी नीचे गिर रहा है कैपिटल mg से, और ऊपर जो बुलेट फायर कर रहा है उसके जो चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम वो इस mg को बैलेंस करेगा, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम ठीक है, या कर लो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बुलेट, ठीक है, will give it a force in the upward direction which will balance mg। तो अब हम लोग लिखते हैं भाई mg is equal to change in momentum, number of bullets fired per second, n by t हो गया, right? Number of bullets into mass of one bullet into g into sorry mass of one bullet, और इसका मोमेंटम कितने से चेंज कर रहा है, एम वी। इनिशियल मोमेंटम जीरो था, फाइनल मोमेंटम वी है, तो एम वी माइनस जीरो, राइट। Number of bullets into mass of each bullet into v minus zero, this is the change, total change in momentum divided by time t per unit time। तो ये हमें दे रखा है n बाई टी दे रखा है 40 बुलेट्स पर सेकेंड, ये n बाई टी का वैल्यू दे रखा है। तो कैपिटल mg is 40 into mass of each bullet is 49 gram, 49 by 1000
into V minus 0, 500 minus 0. So capital M is equal to 40 into 49 into 500 by time t, sorry, by G, 9.8 into 1000. So इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये 0.2 हो गया इंटू 1200 हो गया, तो ये डबल जीरो कैंसिल, 240 20 इंटू 500 kg हो जाएगा. क्लियर है? Yes. तो इसका ऑप्शन सी होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. एक मिनट बच्चों. हाँ, तो बिकॉज इसका मास स्विंग करने से इसका जो स्टार है उसका रेडियस कम हुआ. द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ स्टार एंड सेंटर ऑफ द प्लैनेट डज नॉट चेंज, एंड दैट्स व्हाई द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट विल नॉट चेंज. And why does the distance between them do not change? Because the force is constant. Force always remains the same. Clear है बच्चों? Yes. हाँ. Sir, option C. 15 का, हाँ, सी सही आंसर.
देखो ये व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन है। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, फिगर 1 बिलो शोज अ व्हीटस्टोन ब्रिज इन विच पी क्यू आर एस आर फिक्स्ड रेजिस्टेंसेस, जी इज अ गैल्वेनोमीटर एंड बी इज a battery. For this particular case, the galvanometer shows zero deflection. Galvanometer जब zero deflection show कर रहा है, मतलब P, Q, S और R balanced है, मतलब P by Q is equal to S upon R. बैलेंस गैल्वेनोमीटर का मतलब यही होता है ना, P by Q is equal to S upon R. अब जब ये कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर को यहाँ से हटा दो, यहाँ लगा दो, और ये बैटरी को गैल्वेनोमीटर के जगह लगा दो, दोनों को इंटरचेंज कर दिया B और G को, राइट। तो अब देखो P बाई क्यू S बाय R के बराबर है, तुम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, मतलब कि अब ये S को, राइट, R को इधर लेके आ जाओ और P को इस तरफ लेके चले जाओ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, R बाय क्यू इज इक्वल टू S बाय P, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे। सो अब ये वाला चीज देखो, देखो बेसिकली क्या है, तुम इससे हम लोग को नहीं कंफ्यूज होना है कि गैल्वेनोमीटर और ये कैसे इसको निकालेंगे। इसको, इस पूरे चीज को हम क्या लिख सकते हैं, ये जो पूरा चीज है इसको बाहर लेके जा सकते हैं और इसको अंदर शिफ्ट कर सकते हैं। मतलब ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाओगे तो गैल्वेनोमीटर बेसिकली इन दोनों पॉइंट के बीच में ऐसे लगा दिया, यहाँ पे P लगा हुआ है, यहाँ पे हमारा Q लगा हुआ है, राइट, यहाँ पे हमारा S लगा हुआ है और यहाँ पे हमारा R लगा हुआ है, ठीक है। और ये जो है बैटरी को हम लोगों ने इस तरह से कनेक्ट कर दिया कि ये, सॉरी इधर नहीं है बैटरी, बैटरी यहाँ पे कनेक्टेड है। बैटरी को इस तरह से कनेक्ट कर दिया कि इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो इधर लगा हुआ है और नेगेटिव टर्मिनल जो है ये इसके साथ लगा हुआ है, ठीक है। तो जब करंट ऐसे ये फ्लो कराएगा यहाँ पे, तो ये अगर गैल्वेनोमीटर मतलब बेसिकली अगर ये बैलेंस्ड होगा तो गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। बैलेंस कब होगा, जब S बाय P जो है R बाय Q के बराबर होगा, है ना। अब ये क्या हो गया, तुम इसको ऐसे नीचे इस तरफ से देखना शुरू करो, मतलब इसको अगर घुमा के ऐसे कर लेंगे तो बेसिकली S डिवाइडेड बाय P इज इक्वल टू R बाय Q अगर होता तो बैलेंस होता, जो कि यहाँ पे दिख रहा है हमें, S बाय P R बाय Q के बराबर है, तो फिर से ये बैलेंस गैल्वेनोमीटर ही है। सो अगेन इन दिस केस इट इज अ बैलेंस्ड Wheatstone bridge, sorry. So it is a balanced Wheatstone bridge, and because it is a balanced Wheatstone bridge, there will be no deflection. So hence no deflection will be there. So ये ऑप्शन सी हो जाएगा, इज 0। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया सभी ने? Yes, sir. नेक्स्ट वाला ट्राई कीजिए।
Sir, option C. ऑप्शन सी तो नहीं है। सर पता नहीं। हाँ जी बेटा। पता नहीं। पता नहीं। अच्छा अच्छा, बता रहे। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। कह रहा है 12 positive charges of magnitude q are placed on the circles of radius r in a manner that they are equally spaced। मतलब देखो इक्वली स्पेस्ड मतलब, और उसके बाद सर्कल के ऊपर रखा हुआ पहले तो, ये मान लो सारे सर्कल पे ये 12 चार्जेस रखे हैं। अब जो ये 12 चार्जेस रखे हैं, एक ये हो गया, राइट, दो, और तो इन सब जगहों पे चार्ज है। एक चार्ज यहाँ पे है, 2, यहाँ 3, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, 6 हो गया, 7 है, ये 8 है, 9, 10, 11 और 12, 12 चार्ज रखे हुए हैं। कह रहा है 12 पॉजिटिव चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड क्यू, सारे के जो मैग्नीट्यूड है ये क्यू ही, राइट। सो क्यू क्यू क्यू, यहाँ पे 1 हो गया है, 2, इसको 3 मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, ये 12 चार्जेस हैं। अब आपसे कह रहा है दे आर इक्वली स्पेस्ड, अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर, एक सेंटर पे एक बड़ा चार्ज क्यू रखा हुआ। इफ वन ऑफ द चार्ज क्यू इज रिमूव्ड, मान लो हम लोगों ने इसको रिमूव कर दिया, इस वाले चार्ज को रिमूव कर दिया, राइट, देन द फोर्स ऑन कैपिटल क्यू इज, इस पे अगर हम लोग फोर्स निकालना है, राइट, इसके वजह से, इस स्मॉल के चार्ज की वजह से, तो अगर इसके वजह से अगर हम लोग फोर्स निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मान लीजिए इसका रेडियस है आर, सो रेडियस आर है, तो इस पे जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा। अच्छा, इसको आपने रिमूव किया, अभी क्या है, जब ये कुछ सारे चार्जेस थे तो सब एक दूसरे को बैलेंस किया होता, मतलब इस स्मॉल सेवेंथ वाले चार्ज डायमेट्रिकली ऑपोजिट चार्जेस जो है एक दूसरे को बैलेंस कर रहा था, इसके वजह से फोर्स इधर लगेगा, तो इसके वजह से फोर्स इधर लगेगा, राइट। अगर सेम पोलैरिटी है तो रिपल्सिव फोर्स होगा, राइट, रिपल्सिव फोर्स है, सारे पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है यहाँ पे, तो रिपल्सिव फोर्स है, ये इसको बैलेंस करेगा। ये वाला जो फोर्स है, मान लो ये F1 लेते हैं और ये F7 लेते हैं, F1 और F7 एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है। तुमने अब Q को हटा दिया, तो अब जो फोर्स बचेगा वो क्या बचेगा, बस F7 बचेगा, राइट। तो हमें ये चार्ज Q इज प्लेस, ठीक है, ठीक है, तो देर विल बी ओनली, अब ये जब तुमने हटा दिया तो F7 तुम्हारा 0 हो गया, Q के वजह से जो इस पे फोर्स लग रहा था, ये F7 0 हो गया, F7 0 हो गया, बाकी सारे डायमेट्रिकली ऑपोजिट जो चार्जेस हैं एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, बट यही वाला अनबैलेंस्ड फोर्स बच जाएगा जो F1 है। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा F1 के वजह से, मतलब क्यू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, राइट। यही फोर्स हो जाएगा जो हम लोग ने, याद है कूलम्स लॉ जो किया था, ये कूलम्स लॉ की वजह से जो फोर्स है वो है Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो F7 के 0 होने से F1 बस बचेगा, विच इज इक्वल टू दिस फोर्स Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। और किस डायरेक्शन में होगा, है ना, टुवर्ड्स द पोजीशन ऑफ रिमूव्ड चार्ज, जहां रिमूव चार्ज है उसके
टूवर्ड्स हो, राइट? तो ऑप्शन डी हो गया। क्लियर है बच्चों? Yes, Yes, sir. sir. लिख लिया ना आप लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट पे चलते हैं। More than one. जी बेटा? So what? Option A. हाँ, ऑप्शन ए है आंसर। देखो क्या कह रहा है इसमें, एन इलेक्ट्रिक हीटर कंसिस्ट ऑफ ए नाइक्रोम कॉइल एंड रन्स अंडर 220 वोल्ट कंज्यूमिंग 1 किलोवाट पावर। पार्ट ऑफ इट्स कॉइल burned out and it was reconnected after cutting off the burnt portion। तो तुमने कॉइल को छोटा कर दिया, कॉइल को छोटा करने से रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो कटिंग द कॉइल will result in decrease in resistance, राइट? और हमारे पास पावर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाय आर है, क्योंकि वोल्टेज कांस्टेंट है 220 वोल्ट। तो वी स्क्वायर बाय आर वाला फॉर्मूला लेंगे, मतलब पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो आर डिक्रीज करेगा, सॉरी, पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। सो व्हेन आर डिक्रीजेस देन पी इंक्रीजेस। सो पी इंक्रीज करेगा तो क्या हो जाएगा, ये मोर देन 1 किलोवाट आवर। क्लियर है? Yes, sir. लिख लिया सभी ने? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। Sir, option D. हाँ, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। ठीक है, ये न्यूटन्स एक्सपेरिमेंट जो था, है ना, जो हम लोग डिस्पर्सन वाला चैप्टर करते थे, राइट? तो दो प्रिज्म को ऐसे उल्टा रख दिया है, तो ये पहले जो लाइट रे जाएगा, राइट, ये लेट्स से इधर आएगा,
ये फर्दर तो यहाँ पे लाइट रेज ये इस तरह से डिस्पर्स करेंगे 7 कलर में, और वो 7 कलर फिर से साथ में रीज्वाइन होके सिंगल कलर वाइट लाइट बनाएगा। बट इस प्रोसेस में क्या होता है, ये वाइट लाइट जो निकलेगा ये लैटरली डिस्प्लेस हो जाएगा। सो देयर विल बी नो स्पेक्ट्रम। क्यों? क्योंकि पहले 7 कलर्स में डिस्पर्सन हुआ और वो 7 कलर्स जो है वापस मिल के सिंगल कलर बना लेता है ना, उल्टे साइड से, और सिंगल कलर फिर यहाँ से निकलेगा। तो वो व्हाइट लाइट वापस उधर से निकलता ओरिजिनल लाइट, बट ये लैटरली डिस्प्लेस्ड होता। क्लियर है? सर ऑप्शन ए। नहीं, ये तो नहीं है आंसर। देखो क्या कह रहा है, टू आइडेंटिकल ब्लॉक्स ऑफ मेटल आर 20 डिग्री एंड 80 डिग्री सेल्सियस रेस्पेक्टिवली। एक ठंडा है, एक गर्म। द स्पेसिफिक हीट ऑफ द मटेरियल ऑफ द टू ब्लॉक्स इंक्रीजेज विद टेम्परेचर। मतलब जो दोनों ब्लॉक है, एक जो 20 डिग्री पे है, मान लो जो 20 डिग्री सेल्सियस पे जो ब्लॉक ए है, इसका स्पेसिफिक हीट C1 हो गया, ठीक है। और जो दूसरा ब्लॉक 80 डिग्री सेल्सियस पे है, इसका स्पेसिफिक हीट जो है ये C2 हो गया, ठीक है ना। सो राइट, अब ये कह रहा है which of the following is true about the final temperature TF when the two blocks are brought into contact। तो दोनों ब्लॉक को हम लेकर आते हैं कॉन्टैक्ट में, दो आइडेंटिकल ब्लॉक है। अब ये ब्लॉक ए है और ये ब्लॉक बी है, ये 20 डिग्री पे था और ये 80 डिग्री पे। फाइनल टेम्परेचर मान लो इसका T हो जाता है, ठीक है। तो इसमें जो ये राइज करेगा टेम्परेचर इसका, और इसका टेम्परेचर क्या है, कम होएगा जब दोनों को कांटेक्ट में लाएंगे। टेम्परेचर कम होने से जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो डिक्रीज करेगा। क्या बोल रहा है आपका, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंक्रीजेज विद टेम्परेचर। तो 20 से T जो होगा इसका जो C1 है, और 80 से T होगा जो इसका C2 है, तो C1 विल बी ग्रेटर देन C2, राइट।
सो C1 C2 से बड़ा है और आपको ये कह रहा है विच ऑफ द, सो M1 मतलब M दोनों का मास सेम है, तो MC1 डेल्टा T1 मतलब T माइनस 20 इज इक्वल टू MC2 इंटू 80 माइनस T। M और M कैंसिल हो गया, C1 बाय C2 is 80 minus T by T minus 20। अब since C1 is greater than C2, C1 C2 से बड़ा है ना, C1 समझ रहे हो ना, बिकॉज इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इसका डिक्रीज हो रहा है, तो C1 का जो टेम्परेचर है बिकॉज इंक्रीज हो रहा है तो C1 विल बी ग्रेटर एंड C2 विल बी लेसर। तो इसका मतलब C1 is greater than C2, that means 80 minus T is greater than T minus 20। अब इसको सॉल्व करोगे तो 100 इज ग्रेटर देन T और T इज लेस देन 50, राइट। सो जो फाइनल टेम्परेचर है दैट विल बी लेस देन 20। कुछ गलत आ रहा है हम लोग को, एक मिनट। सॉरी सॉरी सॉरी, बिकॉज ये जो इसका जो टेम्परेचर कम हो रहा है बेसिकली, राइट, तो ये जो इसका बिकॉज कहीं पे भी मान लो 70 डिग्री पहुंचा और ये 30 डिग्री पहुंचा, तो 70 डिग्री पे जो C2 है ये ग्रेटर होगा C1 से, C2 विल बी ग्रेटर देन C1, राइट। जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दूसरे वाले बी वाले ब्लॉक का है वो ज्यादा है क्योंकि इसका टेम्परेचर हायर है एज कम्पेयर टू दिस, तो C2 इज ग्रेटर देन C1, उल्टा कर दिए यहाँ पे। सो ये लेस हो जाएगा, ये लेस हो जाएगा, 2T इज ग्रेटर देन 100 और T इज ग्रेटर देन 50, तो ये फाइनल टेम्परेचर विल बी मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस। ये क्लियर है बच्चों? Yes. ठीक है बच्चों, वील स्टॉप हियर फॉर द डे, है ना, अगली क्लास में इसके आगे करेंगे। ओके तुम लोग का अब जो है ना, मैं स्केड्यूल भी अभी भेज दूंगा, 5 मॉक टेस्ट लेंगे जो कि इसी मतलब KVPY के इस पे, तो उसकी तैयारी वैयारी करो थोड़ा, मतलब अभी से लेके 30 जनवरी को था ना टेस्ट डेट, 30 जनवरी, 31st January. एंड ऑफ जनवरी ही था ना। Yes. तो हम लोग के पास है अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, 4 महीने हैं, तो हम लोग हर महीने एक एक टेस्ट प्लान कर सकते हैं। जनवरी में 2 कर सकते हैं और नवंबर दिसंबर में एक एक कर लेते हैं, ठीक है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में एक एक कर सकते हैं ऐसे, जिससे तो आप लोग का थोड़ा प्रिपरेशन सही दिशा में चले फिर, ठीक है। Yes. इस तरह के दिमाग वाले क्वेश्चंस थोड़ा ढूंढ ढूंढ के कीजिए खूब सारा, राइट। चलिए, बाय एंड टेक केयर एवरीवन। Thank